क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। पिछले क्लास में भी हमने हिंदी पेडागोजी पढ़ा था। हिंदी पेडागोजी में जो कल हमने पढ़ा हुआ है उसके आगे का आज हम देखेंगे। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? ले वाइगोत्स्की का पढ़ा हुआ था, जीन पियाजे का पढ़ा हुआ था, पाउलाओ का पढ़ा हुआ था और स्किनर का पढ़ा हुआ था, है। अब यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। एडम के अनुसार क्या बोला है, इसमें शिक्षण जो है वो द्विध्रुवी होता है। अब यहाँ पे देखिए द्विध्रुवी का मतलब क्या है, यहाँ पे टू वे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण है। शिक्षण में क्या है, यहाँ पे दो मैंने लिखा है, शिक्षक और छात्र। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट। मतलब टीचर कुछ चीज को पढ़ा रहा है और छात्र उसको पढ़ रहा है। ठीक है। टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है छात्र को और छात्र के द्वारा सुना जा रहा है। ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको छात्र जो है वो समझ रहा है, उसको सुन रहा है। तो ये टू वे हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुवी बोलते हैं। ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है समझाने के लिए, बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे जो है, लगभग आपको थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा होगा ये दोनों। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या बोला है, इसमें जो है वो शिक्षण त्रिआयामी होता है। अब यहाँ पे त्रिआयामी का मतलब क्या है, थ्री वे। त्रिआयामी का क्या मतलब है, थ्री वे। जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षक और छात्र था, तो यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, शिक्षक और छात्र तो है ही, लेकिन तीसरा एक और जुड़ गया, क्या है, पर्यावरण, पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु। यहाँ पे क्या बोल दिया है, एडम जी ने क्या बोला यहाँ पे कि शिक्षक जो है छात्र को पढ़ाएगा, लेकिन ये नहीं बोला क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जब जॉन डीवी ने बताया ये वाला त्रिआयामी का जो बताया हमको, त्रिआयामी सूत्र बताया, तो उसमें क्या बोला, शिक्षक तो छात्र को पढ़ाएगा ही, लेकिन क्या चीज को पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, अपने पर्यावरण के को रिलेट करके, मतलब अपने आसपास जो रियल लाइफ है उससे रिलेट करके उसको पढ़ाएगा, है ना। अपने दैनिक जीवन में जो जो चीज भी होती है उसको पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से रिलेट करके बच्चों को, क्योंकि बच्चे उसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। पाठ्य वस्तु, उनके सिलेबस में जो सारी चीजें हैं उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना, विषय वस्तु को पढ़ाना, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके में, और उसके सब्जेक्ट में कौन कौन से अंदर में सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है, फिर उसको क्या करना, और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना और इजी तरीके से बच्चों को समझाना। ठीक है। तो ये इसमें क्या बोला है, त्रिआयामी में ये है, जो टीचर जो है वो इस सब का यूज करके छात्र को पढ़ाएगा अच्छे से। तो हमने यहाँ पे दो चीज देखा, एक तो एडम के अनुसार देखा और दूसरा जॉन डीवी के अनुसार। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडम के अनुसार क्या है, द्विध्रुवी है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एडम ने क्या दिया हुआ था, तो हमको क्या बोलना है कि द्विध्रुवी सूत्र दिया हुआ था, ये बोलना है हमको। ठीक है। सेम वैसे जॉन डीवी का है। जॉन डीवी अगर पूछा कि उसने क्या दिया था, तब हमको याद रहना चाहिए त्रिआयामी वाला। जॉन डीवी ने क्या दिया, ये त्रिआयामी दिया। ठीक है। इसको हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं उसके आगे भाषाई कौशल। भाषाई कौशल का मतलब क्या है, भाषा में कौन कौन से स्किल डेवलप हम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि भाषाई कौशल क्या है, क्रमिक कौशल है जो क्रम से चलता है ना। और ये जो भाषाई कौशल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता ही है। सीटेट का अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आज ही इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और इसमें कंफ्यूजन भी उतना ही होता है ना। इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी इसका है, इसको हमको याद करने का। तो पहला हमारा लेवल है, पहला है हमारा सुनना, जिसको इंग्लिश में लिसनिंग बोलते हैं। दूसरा है बोलना, स्पीकिंग। तीसरा है पढ़ना, रीडिंग। चौथा है लिखना, राइटिंग। ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या करता है, सबसे पहले सुनता है। जब वो जैसी पैदा होता है सबसे पहले सुनता है। उसके बाद फिर चाहे कोई भी इंसान हो, है ना, चाहे बच्चा तो छोटे से ही बड़ा हो रहा है ना, तो जो भी बच्चा जब पैदा हो रहा है तो पहले वो सुनेगा। सुनने के बाद फिर वो बोलना सीखेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड को तोड़ तोड़ के। बोलने के बाद फिर वो धीरे धीरे शब्दों को जोड़ जोड़ के जो बुक में लिखा है उसको पढ़ना सीखेगा, दो शब्द वाले को, फिर तीन शब्द वाले को, है ना। फिर धीरे धीरे मात्रा लगा के पढ़ना सीखेगा। उसके बाद फिर आता है लिखना। लिखने का भी तरीका है कि वो कैसे लिख रहा है ना, अच्छे से लिख रहा है कि नहीं, राइटिंग अच्छा बन रहा है कि नहीं, मात्रा सही है कि नहीं। और इसको याद करने का सबसे सरल तरीका ये है LSRW। इसका इंग्लिश का लेटर का फर्स्ट लेटर को ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसको जब आप याद करेंगे LSRW, तो जब आपको ये याद रहेगा तो आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएगा और साथ में ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना। तो फिर ये अपने आप याद होगा, आपको अलग से इसको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रटेंगे तो हमेशा इसको भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा आप सुनना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुनने को श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब भी तो सुनना ही है ना। और यहाँ पे एस मतलब स्पीकिंग, मतलब मौखिक कौशल। उसके बाद है रीडिंग मतलब पठन कौशल। राइटिंग मतलब लिखित कौशल, है ना। तो वो अलग अलग कौशल है। श्रवण कौशल की जो बच्चा है वो कितना अच्छे से वो चीज को सुन सकता है। जब वो छोटा है, हम उसको किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो तुरंत रिएक्शन देता है ना। तो सबसे पहले जब हम छोटे रहते हैं तो सुनना सीखते हैं। हमारा श्रवण कौशल क्या है, वो मजबूत। और सबको श्रवण कौशल अच्छा होना चाहिए। कोई किसी चीज को बोल रहा है तो हमको प्रॉपर अच्छे से सुनना चाहिए, है ना।
अब उसके बाद आते हैं हम मौखिक कौशल में। मौखिक कौशल मतलब वो बच्चे के बोलने का तरीका, जब वो ओरली कुछ चीज को बोल रहा है तो सामने वालों को कैसे संबोधित करके बोल रहा है, कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि तू बोल रहा है कि तुम बोल रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का। पठन कौशल मतलब जैसे अगर वो बुक को किसी को पढ़ रहा है, कुछ भी चीज को पढ़ रहा है, तो वो किस तरीके से पढ़ रहा है, कैसे मात्रा को बोल रहा है, कहाँ पे पुण्य विराम है तो रुक रहा है, और कहाँ पे अल्प विराम है यानी कि कॉमा है तो वो थोड़ा सा रुक रहे हैं, है ना। तो ये सब तरीका है पढ़ने का। सेम वैसे लिखने का तरीका, वो कैसा लिख रहा है, जहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए वहाँ कॉमा लगाया है कि नहीं, जहाँ पे पुण्य विराम लगाना चाहिए वहां पे लगाया है कि नहीं, मात्रा को अच्छे से लिखा है कि नहीं, शब्दों को अच्छे से लिखा है कि नहीं, और राइटिंग भी अच्छा बना है कि नहीं, सुंदर दिख रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें किसमें आती है, लिखित कौशल में आती है ना। तो हमको ये सारी चीजें समझना, और ये सब पे पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट जो आपको करना है, सबसे पहले वो आपको ये याद करना है LSRW। और जैसे ही आप LSRW याद करेंगे तो अब उसके बाद फिर आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएगा और साथ में ये भी याद हो जाएगा, है ना। तो मेन आपको ये याद करना है, आपको इसको और इसमें ज्यादा आपको फोकस मत करिए रटने वाला, क्योंकि हम रटेंगे तो हम हमेशा भूल ही जाएंगे, एग्जाम में तो और भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम और पैनिक करते हैं, है ना। तो ये बस याद करना है, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये दोनों को, इसको छोड़ के मैंने यहाँ पे श्रवण कौशल और पठन कौशल दो को लिया है, श्रवण कौशल और पठन कौशल। और मैंने इन दोनों को क्या बोला है, ये कौन सा कौशल है, ये ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है, या ग्रहण्यात्मक कौशल है। दोनों में से कुछ भी एक आ सकता है एग्जाम में, दोनों में से, इसलिए मैं दोनों का नाम लिखी हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रहणात्मक कौशल का मतलब क्या है, जैसे हमको नाम से पता चल रहा है ग्रहणात्मक कौशल, जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ग्रहणात्मक या ग्रहण्यात्मक कौशल, इसके अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है। क्या क्या आता है, सुनना और पढ़ना, है ना, श्रवण कौशल और पठन कौशल। अब क्या है, इस कौशल में ग्रहण किया जाता है, क्या को ग्रहण किया जाता है, कोई सूचनाओं को या बातों को या कविता को या और भी सारी चीजें हैं, है ना। तो जैसे कि ग्रहण करना मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हैं और एक टीचर आपको कुछ कुछ बता रही है, कुछ भी चीज को पढ़ा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को सुन रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, है ना। अपने में क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रवण जो है वो कौन से किस में आएगा, ये ग्रहणात्मक कौशल में आएगा। किस में आएगा, ये ग्रहणात्मक कौशल में। कौन सा वाला, श्रवण वाला, है ना, लिसनिंग जो होता है, सुनना। ये हमको आया समझ में। अब उसके बाद है यहाँ पे पठन कौशल। अब पठन कौशल में क्या है, पठन कौशल मतलब पढ़ना। जैसे आप कुछ चीज को पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, कहीं पे कोई सूचना लिखा है उसको आप पढ़ रहे हो, है ना, कोई कविता पढ़ रहे हो, या आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है आप उसके लिए भी पढ़ रहे हो, मतलब कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिल रहा है ना। आप कुछ भी चीज को पढ़ रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिल रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, फिर से ग्रहण कर रहे हो, है ना। पढ़ के उसको क्या कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, उससे भी कुछ चीज आप सीख रहे हो, है ना। तो इसीलिए दो चीज यहाँ पे ग्रहण करने वाला चीज है, पहला है श्रवण सुनना, दूसरा है पठन यानी कि पढ़ना, ठीक है। तो ग्रहणात्मक कौशल के अंदर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा, तो हमको भूलना नहीं है कि कौन कौन सा श्रवण कौशल होगा, ये वाला सुनने वाला, और कौन सा वाला, पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये आ गया आपको समझ में। अब ये ग्रहणात्मक और कौशल क्या है, आ गया ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं अगले में। अब बचा दो, कौन कौन सा बचा है हमारा, मौखिक कौशल और कौन सा, लिखित कौशल, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्पादक कौशल बोलते हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं, ठीक है। जिससे नाम से ही पता चल रहा है, अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना मतलब अपना विचार या अपनी चीजों को क्या करना, आप दूसरे को बता रहे हो, है ना, व्यक्त कर रहे हो, फीलिंग को शेयर कर रहे हो, कुछ चीज को बता रहे हो। तो किस तरीके से बता सकते हो, पहला तो बोल के। अब पढ़ के तो नहीं बता सकते, क्योंकि पढ़ना तो ग्रहणात्मक है ना, पढ़ के कुछ चीज को ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, अपने में ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ना तो नहीं आएगा। मौखिक मतलब उसको बोल के, है ना। जैसे आपको कुछ चीज अच्छा नहीं लग रहा है, या आप बहुत ज्यादा खुश है, आपको बहुत कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, तो आप क्या कर रहे हो, अपना फीलिंग को शेयर कर रहे हो, है ना। तो क्या है, बोल के ही तो शेयर करोगे, है ना। तो क्या है, उसको मौखिक कौशल मतलब उसको बोल के कुछ चीज को बताना, है ना, मतलब क्या करना, उसको अभिव्यक्त करना, या उत्पादक कौशल भी इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है लिखित कौशल। सेम वैसे ही क्या कर रहे हो, जब आप अभी अपने विचार को, किसी चीज को व्यक्त करोगे, तो आप किसी को बोल के बताओगे, लिख के बताओगे, या तो बोल के बता सकते हो या तो लिख के बता सकते हो, दो ही तरीका है ना अपने भाव को व्यक्त करने का, या तो बोल के बताना या तो लिख के बताना, है ना। और जैसे व्हाट्सएप को ही देख लीजिए, व्हाट्सएप में जब हम चैट करते हैं
बात करते तो हम टाइप करते हैं, है ना, हम उसको लिख के ही तो बताते हैं ना, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी अपना बात है, जो भी आप फीलिंग अपना शेयर कर रहे हो, या तो हम क्या करते हैं लिख के बताते हैं, और उसमें एक ऑप्शन और है रिकॉर्ड करने वाला, जिसको हम बोलते हैं और सामने वाला उसको सुनता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम माइक को चालू कर देते हैं और फिर रिकॉर्ड करके बोल के हम उसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मतलब हम अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं बोल के और लिख के। तो उसी को बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, व्हाट्सएप से और अच्छे समझ में आया होगा मौखिक कौशल और लिखित कौशल। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल में मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसके अंतर्गत बोलना और लिखना आता है, जो अभी हम पढ़े, बोलना और लिखना, क्योंकि इन्हीं दोनों के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं दूसरों को। इसमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त या व्यक्त कर सकते हैं। और इसमें क्या उत्पादक अथवा निर्माण करना होता है, उत्पादक करना मतलब अथवा निर्माण करना मतलब आप क्या कर रहे हो, अपना फीलिंग को, कुछ चीज को बता रहे हो तो आप उसको लिख के ही तो उसको किए ना, उसका निर्माण किए ना अपने फीलिंग का, है ना। तब आप दूसरे को भेज रहे हो, तब वो सामने वाला सुन रहा है फिर उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए इसको कौन सा कौशल कहते हैं, निर्माणात्मक कौशल भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया, कौन कौन सा, उत्पादक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल और कौन सा, निर्माणात्मक कौशल। ठीक है, तो ये निर्माणात्मक कौशल भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ताकि हम जब एग्जाम के टाइम में इसको पढ़ें तो डायरेक्ट यहीं से एक बार में पढ़ें, है ना। निर्माणात्मक कौशल, ये ऐसा लिख देती है ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये 2 में और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, चलिए ये तो आप अपने अच्छे से इसको याद भी कर लिए, इससे आपको ये भी याद हो गया कौशल कौन कौन सा है, ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब जब आप ऐसा लिखे रहेंगे तो आपको ऐसा भी याद करना है कि ये दोनों जो चीज है वो एक ही चीज के लिए होगा, कौन सा, ग्रहण करने के लिए, और ये वाला जो 2 चीज है वो किस चीज के लिए होगा, ये दोनों अभिव्यक्त करने के लिए, है ना। उसको हमको याद रखना है, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, हमको ऐसे याद रखना है, यहाँ पे मैंने इसीलिए ऐसा लिख के बनाया है। तो क्या ये समझ में आ गया आपको ये वाला पूरा कि ये क्या क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए इससे क्वेश्चन तो आता ही है, मैं भी देखी हूँ कि बहुत सारा इससे रिलेटेड आया ही था, पेडागोजी में आते ही, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो। मैथ्स पे शायद आए या ना आए, लेकिन मैं हिंदी, संस्कृत और सीडीपी के में पता है। अब देखिए संस्कृत में पूछेगा तो इसी को संस्कृत में ही लिखेगा, तब आपको तो समझ आ ही जाएगा, है ना। बहुत सारे चीज अभी जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, वही चीज संस्कृत में रिपीट होगा, है ना। श्रवण है तो श्रवण संस्कृत में तो श्रवण ही बोलते हैं, है ना। मौखिक है तो उसको मौखिक ही बोलते हैं संस्कृत में, पता नहीं और कुछ बोलते होंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो पठन को पठंती, पठसी, ऐसा करके कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लिखित को लिखित से ही रिलेटेड कुछ और बोलेंगे संस्कृत में, वैसे ही, है ना। हलन तोलन भले लगा देते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछेंगे क्वेश्चन में। तो ये समझ में आ गया आपको ये वाला पूरा। पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब यहाँ पे देखते हैं भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत है, उसको हम देखते हैं एक बार, ऐसे ही हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, ताकि हमारे दिमाग में रहना चाहिए उसके सिद्धांत क्या क्या है। पहला है अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब क्या है, वस्तु को दिखाकर बताना या उसमें अंतर बताना, है। जैसे कि कोई भी 2 वस्तु आप, जैसे कि बच्चे को आप भाषा शिक्षण मतलब जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फूल के प्रकार आया, है ना। तो उसमें आ गया फूल के प्रकार की, 2 फूल के प्रकार हैं, जैसे कि एक मल्टी कलर वाला कोई फूल है और एक सिंगल कलर वाला फूल है ना। या एक में सिर्फ एक डंगाल में एक कली वाला ही फूल है और एक डंगाल में बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको सामने ला के आप दिखा दिए, है ना। या बच्चों को ही आप यहाँ पे दे दिए कि कोई एक्टिविटी करने के लिए कि चलो अपने अपने घर से कल आप लोग ऐसी वाला पौधा ढूंढ के लाना जिसमें ये फूल हो, एक सिंगल एक में 2 हो, है ना। तो उसको आप क्या कर रहे हो, सामने वहां पे दिखा के उनको बता भी रहे हो और क्या कर रहे हो, दोनों में अंतर भी कर रहे हो। तो बच्चे लोग जब वो सामने देख के सीखते हैं उस चीज को, तो वो जल्दी दिमाग में रहता है। इसीलिए तो बच्चे लोग के लिए आज के डेट में स्मार्ट क्लास क्यों रखे हैं, इसीलिए रखा गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हम भी कोई मूवी देखते हैं टीवी में, तो हमको कैसे मूवी याद होता है, लेकिन उसी को बुक में अगर हम कुछ भी चीज को पढ़ते हैं, तब हमको वो वाला चीज फिर हमको याद नहीं होता, है ना। हम उसको जो देख के पढ़ते, देख के जो हम लोग देख के हम लोग सोचते हैं एंटरटेनमेंट के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन हमको पूरा उसका स्टोरी A to Z याद रहता है, कौन क्या बोले, यहाँ तक कि डायलॉग भी याद हो जाता है मूवी का, है ना। तो सेम वैसी पढ़ाई को भी वैसे ही करते हैं उन लोग, वस्तु को दिखाकर बताते हैं और उसमें अंतर भी बताते हैं ना, डिफरेंस भी बताते हैं। तो ऐसे हम समझेंगे इसको अनुबंधन को। फिर दूसरा है अनुकरण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अनुकरण मतलब क्या होता है, नकल करना, है ना। तो हमको उसको बताना है कि नकल करना मतलब जरूरी नहीं कि वो गलत वे में नकल करना, अच्छे वे में, है ना।
अनुकरण करके सीखना, जैसे कि क्या कर रहा है बच्चा, उसको सिखा रहे, टीचर क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कैसे अनुकरण करना है ना, अच्छी चीजों का। बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, जैसे टीचर कैसे पढ़ रही है, टीचर कैसे लिख रही है, कहाँ पे गलती हुआ है तो कहाँ पे हमको गलती नहीं करना है ना। टीचर हमको बता रही कि आपको यहाँ गलती नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे पढ़ना है। टीचर जो पढ़ा रही है उसको बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वो टीचर का जो शिक्षक है उसका अनुकरण कर रहे हैं, है ना। अनुकरण मतलब क्या होता है, उनका बात को मानना, उनको देख के सीखना, वो जैसा कर रही है वैसा करना, है। अब उसके बाद क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या, अभिप्रेरणा या रुचि, है ना। जैसे कि मान लीजिए टीचर का काम क्या है, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ाओ कि अब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो कि बच्चों को उसमें रुचि पैदा हो, है ना। जैसे हम नॉर्मली हम किसी भी विषय के बारे में जब हम पढ़े, जैसे मान लीजिए अभी हम, क्योंकि हम हिंदी पेडागोजी पढ़े तो हम हिंदी को ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में कुछ कविता है जो मजा नहीं आ रहा है बच्चे लोग को ऐसी पढ़ने में कि हाँ ये है वो है, ऐसे करके पढ़ रहे हैं एकदम बोरिंग जैसा, ठीक है। तो आप वहीं पे क्या करें, उस कविता के साथ आप अपना एक्शन ले आए, थोड़ा सा नाच कूद के पढ़ाए, तो बच्चों को कितना मजा आएगा। साथ में उनको भी शामिल करो, उनको भी आप सबको बोल दो चलो आप खड़े हो, जैसा मैं एक्शन करूंगी कविता गाते गाते वैसे ही आपको एक्शन करना है, तो क्या होगा, एकदम वो खुशनुमा माहौल बन जाएगा, मजा आएगा। तो उन लोग क्या करेंगे, अगली बार अगले दिन, अरे मैडम कब आएगी पढ़ाने, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, कितना मजा आता है उनके क्लास में, है ना। तो ये क्या होता है, एक रुचि, रुचि उसमें क्या करना है, उनके अंदर से इंटरेस्ट लेके आना पढ़ाई के प्रति, है, क्योंकि हर टॉपिक को ऐसे पढ़ाना कि मजा आए बच्चों को और समझ में आए और उसमें इंटरेस्ट ले, वो रुचि ले, है ना, ऐसे पढ़ाना है। उसके बाद फिर आता है चौथा है क्रियाशीलता, मतलब सक्रिय भागीदारी। सीधी सी बात है, जैसे कि बताए इंटरेस्टिंग वे में जब आप पढ़ाएंगे, बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, तो हर बच्चा, जो बच्चा नीरस है, जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, है ना। और वो भी बोलेगा मैडम मैं भी बोलूंगा, मेरे को भी सीखना है ना। मतलब वो ऐसे चुपचाप एक जगह नहीं बैठे रहेगा, जैसे देखेगा चार लोग अरे नाच कूद रहे हैं, ये तो दौड़ दौड़ के इन लोग मस्त, मैडम तो अच्छा सिखा रही है, तो उसको मन भी नहीं करते रहेगा देख के, तो भी ना एक टाइम के बाद उसको भी अच्छा लगेगा, अरे मैं भी करूंगा, चुपचाप खड़ा होकर फिर वो भी करने लगेगा, है ना। तो ये क्या होता है, सक्रिय भागीदारी। जब आप ये चीज करते हो तो ये चीज ऑलरेडी होता है ना, सक्रिय भागीदारी। उसके बाद है पांचवा अभ्यास। आप कुछ भी चीज सिखाए हो स्टूडेंट को, तो क्या करना, उसके लिए अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नॉर्मल सरल से सरल चीज को भी पढ़ रहे हैं तो हमको क्या लगता है, एक बार पढ़ लिए फिर हो गया ना, याद रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम उसको अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उसको क्या कर सकते हैं, हमेशा भूल जाएंगे, है ना। तो हमको अपना अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। और बच्चे लोग को सिखाना है कि कैसे उसको अभ्यास करना है, ताकि आप जो पढ़े हैं उसको ना भूले, है ना। सेम वैसे ही हमारे सीटेट में भी है, जितना हम पहले का पढ़े हैं उसको भी हमको अभ्यास करना है, जितना हम पहले पढ़े हैं। लेकिन हम क्या सोचेंगे, अरे एक बार पढ़ ली हो गया करके, तो ऐसा नहीं है, है ना। हमको हमेशा पढ़ते ही रहना है, बार बार बीच बीच में चीजों को देखते रहना है, अभ्यास को करते रहना, छोड़ना नहीं अभ्यास को। अब यहाँ पे देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या है, बार बार या दोहराना। सेम वैसे ही अभ्यास का मतलब भी क्या होता है, प्रैक्टिस करना, मतलब वही चीज को बार बार करके देखना, रही मैं भूली थोड़ी हूँ, जो मैं पढ़ी हूँ वो मेरे को याद है कि नहीं, जो मैं मैथ्स को सॉल्व करके देखी थी और वो मेरे से कहीं गलत तो नहीं बन रहा, आंसर तो गलत नहीं आ रहा है, मैं फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा रही हूँ। तो ये सारा चीज को क्या करना है, बार बार, जैसे आप एक क्वेश्चन को प्रॉब्लम आया, उसको एक बार सॉल्व करें, तो ऐसा नहीं प्रैक्टिस मतलब बस एक ही बार सॉल्व करें, उसको दो तीन बार करके देखो, जब तक आपको आंसर, एक टाइम के बाद ऐसा होगा आंसर हटा जाएगा आपको, अरे इसका आंसर तो यही होगा, है ना। तो ये है आवृत्ति मतलब। अब आता है साहचर्य। सातवां क्या है, साहचर्य। इसका मतलब क्या है, नाम और वस्तु में संबंध या रिलेट करके पढ़ाना, ठीक है। नाम और वस्तु में संबंध बता के पढ़ाना, रिलेट करके पढ़ाना, मतलब क्या है, जैसे कि आप पर्यावरण से ही कुछ चीजें ले लीजिए, है ना। जैसे हमारे आसपास के वातावरण में पानी है, हमको सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, जंगल सब देख के बैठे हैं, सब बच्चे लोग जंगल देखे हैं, चिड़िया देखे हैं, है ना, इतना सारा खाने पीने का चीज देखे हैं, तो इतना सारा चीज देखे हैं, तो वो सबको क्या करना है, आपको एक दूसरे से रिलेट करके उसको बच्चों को सिखाना है, ताकि वो समझ पाए, जो चीज वो पहले से देख चुके हैं तो उसको रिलेट करने में उनको और मजा आएगा, है ना। तो ऐसे करके हम उसको साचार्य से हम उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अनुपात व क्रम। अब यहाँ पे अनुपात व क्रम से मतलब कोई और नहीं है, जैसे अनुपात जैसे बोलते तो हमको गणित का याद आता है ना, तो ऐसा नहीं है। अनुपात व क्रम का मतलब है LSRW, और इसे जस्ट पहले मैंने LSRW आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि क्या है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, है ना। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हर हमेशा इसी क्रम में चलेगा, पहले नंबर में सुनना, दूसरे में बोलना, तीसरे में पढ़ना और चौथे में लिखना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नौवां आता है चयन। अब चयन में मतलब क्या है, टीचर
क्या चीज को कैसे चयन करेगी, पाठ्य वस्तु पहले जो सिलेबस में है तो उसमें जो इंटरेस्टिंग है उसको पहले पढ़ाओ। हालांकि सबको इंटरेस्टिंग बनाने का काम टीचर का ही है, लेकिन वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अब मैं सबको क्या करूंगी, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी, है ना। वो कुछ योजना बनाएगी उसके लिए, ठीक है। अब वो कैसे उसको इंटरेस्टिंग वे में वहाँ पे बच्चे को क्या करेगी, पढ़ाएगी, वो कौन सी चीजों का चयन करेगी। सबसे पहले तो वहाँ पे टॉपिक देख ली कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ाना है। अब उसके लिए वो हो सकता है चार्ट पेपर में कुछ इंटरेस्टिंग बना के ले आए, या कुछ फ्लैश कार्ड टाइप का, कार्ड जैसे होता है ना बच्चे लोगों का, कार्ड को कुछ कुछ बना के सबको बांट दो, वहाँ पे कुछ गेम खिला के उनको पढ़ाओ। तो इस टाइप का आप कर सकते हो, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चे को। तो वो चयन मतलब क्या है, वैसे कुछ एक्टिविटी देखना पहले टॉपिक को कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करा के उनको पढ़ाना। तो ये जो है वो पूरे टीचर पे डिपेंड रहता है, क्योंकि इसको टीचर ही सेलेक्ट करेगा ना कि मेरे को क्या करना है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बाल केंद्रित। हमेशा टीचर को इसको याद रखना है, बाल केंद्रित इस पे डिपेंड रहता है। बाल केंद्रित मतलब हमेशा हमको कुछ भी चीज सोचना है टीचर को, चाहे वो क्वेश्चन पेपर छाटना हो, चाहे उसको पढ़ाना हो, चाहे वो शब्दों का चयन हो, चाहे कोई ड्राइंग भी बना रहे हैं, कुछ गेम भी खिला रहे हैं, चाहे वो बोल रहे हैं, हर चीज को हमको बच्चों को सेंटर करके रखना है। इसका बाल केंद्रित का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड, है ना। मतलब बच्चों को केंद्र मान के हमको हर चीज को ये सोचना है कि ये जो भी हम बोलेंगे वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, और हम जो भी शब्द का यूज कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। बाल केंद्रित का मतलब यही है कि कुछ भी चीज कर रहे हो वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। आप बोल रहे हो वो भी समझ में आना चाहिए, आप पढ़ा रहे हो वो भी समझ में आना चाहिए। कोई सिलेबस लो, ये नहीं कि छोटे बच्चे हैं और आप ले लियो टॉपिक बड़े बच्चों का, है ना, तो वो भी बच्चे अपने लेवल के हिसाब से उस चीज को वो समझ पाते हैं, है ना। तो हमको हमेशा कैसा काम करना है, बाल केंद्रित काम करना है, चाइल्ड सेंटर्ड काम करना है, जिससे क्या करे बच्चे क्या है उसको समझ सके, है ना, उनके लेवल के हिसाब से हमको करना है। तो ये समझ में आ गया आपको ये पूरा, ठीक है। फिर आज का क्लास ओवर करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हिंदी पेडोलॉजी का टेस्ट वाला सॉल्व करेंगे।